नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका सिविल एग्जामिनेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 जो एग्ज़ाम है उसका जो 2019 का पेपर था, जो कि 3 मार्च 2020 को हुआ था, शिफ्ट 1। तो उसका मैथ से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो हमने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और ये उस वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस मतलब बच्चे कुछ सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले उसे देख के आइए, ताकि आप एक सेट की तरह इस पेपर को लगा पाएँ। ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि हम क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन के साथ कई कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि हम एक ही क्वेश्चन से जितनी ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं उतनी ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ। ठीक है, तो वही वैसे ही कई कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपके लिए एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। जिनने फर्स्ट वीडियो देखी है उनके लिए तो अच्छी बात है, जो डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं उनके लिए ये रहा डिस्क्लेमर। रफ सीट पेन लेकर बैठिए। हर क्वेश्चन में मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, जिसमें आप वीडियो को पॉज करेंगे, रोकेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसकी मदद से। और एक पेज और लीजिए जिसपे आप ऐसे नंबरिंग कर लीजिए क्वेश्चंस की, और उस पर आप देखते चलिए कि मुझे कौन सा बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा, कौन सा नहीं बन रहा है, या फिर कौन से में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। तो इससे आपको कुछ जिनमें नहीं बन रहा है सीधा पता पड़ जाएगा ये आपके टॉपिक वीक है, जो बन रहे हैं स्ट्रॉन्ग है, और कहीं से कुछ नई अप्रोच सीखने को मिलेगी तो आप वो भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी एक सीट बना लीजिए जिससे कि जब मैं बाद में आपको पीडीएफ दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप इस चीज़ को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रहे आपके पहले 5 सेकंड, सॉल्व करिए। तो अब तक आपने इस सवाल को पढ़ लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। तो आइए बढ़ते हैं सवाल की ओर। सवाल क्या कह रहा है? एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 मीटर है। इसके चारों ओर दौड़ते हुए 8 चक्कर लगाकर तय की गई दूरी कितने मीटर होगी? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है। ये रहा हमारा गोला, गोला नहीं सॉरी, सर्कल या वृत्त। ठीक है, गोला लक्ष्य होती है। तो इसके कोई व्यक्ति चारों ओर चक्कर लगा रहा है। कितने चक्कर लगा रहा है? 8। अगर हम ये निकाल लें कि एक चक्कर की दूरी कितनी है, तो हमें पता पड़ जाएगा कि एक चक्कर की दूरी इतनी है, तो उसमें हम 8 का गुणा कर देंगे तो पता पड़ जाएगा उसने कितनी दूरी तय की। अब हमें रेडियस दे दी उनने कितनी? 42 मीटर। अब देखिए, जब हमें इसकी परिधि निकालनी है तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमें परिधि का फॉर्मूला ही लगाना होगा। तो परिधि का क्या फॉर्मूला है? 2 पाई r, यानी कि 2 × 22/7 गुणा 42। 7 से अपने को काटा 6 बार, और 6 दूनी 12। 12 × 22 करने से अच्छा है, मैं प्रेफर करूंगा आप इसे 24 × 11 कर दीजिए। क्यों? इसमें तो कुछ समय लगा नहीं। अब सीधे हम क्या करेंगे? 4 6 2। अब ये कैसे हो रहा है? ये कि 11 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है उस चीज़ के बारे में पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको, कि 4 का 4, फिर 4 और 2 6, और फिर 2, ऐसे। तो ऐसे करते हैं। अब आता है कि ये तो आ गया एक चक्कर की लंबाई। अब हमें निकालने कितने भैया? उसने तो 8 चक्कर लगाए हैं, तो गुणा कर देंगे हम 8 का। हमारा आंसर आ जाएगा 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 छिंग 48 और 3 51, 8 दूनी 16 और 5 21। ठीक है, 21 12। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने देखा 8 चौक 32, तो आपकी यूनिट डिजिट आ रही है 2। आपने देखा 2 ऑप्शन है ऐसे। ठीक है, अब अगर आप ये वैसे 260 है, आप मान लीजिए अगर ये 300 होता तो कितना होता? 8 3 2400 हो जाता। इतना तो नहीं हो सकता था, तो ये तो गलत ही है। तो ये सही हो जाता है। ऐसे थोड़ा स्पीड करने के लिए कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। तो आइए बढ़ते हैं अब इस सवाल की ओर। तो सवाल क्या रहा है? सवाल कह रहा है एक दुकानदार वस्तु की कीमत को इस तरह से अंकित करता है कि 28% की छूट की अनुमति देने के बाद, यानी कि उसने क्या किया? 28% छूट दे दी, उसके बाद भी भैया 12% का लाभ चाहता है या कमा लेता है। यदि अंकित मूल्य 224 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो ये क्वेश्चन क्या है? वैसे टाइम ले लेते हैं, अगर आप इसको डिटेल में करोगे तो
लेकिन अगर इसको आप इस फॉर्मूले से करोगे, यानी कि जो आपका फॉर्मूला रहता है, सबको पता रहता है ये फॉर्मूला, जब भी एमपी और सीपी का रिलेशन दिया हो, यानी कि आपको एमपी दिया हो, सीपी पूछा हो, सीपी दिया एमपी पूछा हो, तो ये फॉर्मूला यूज होता है, एमपी बटे सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ है तो माइनस लॉस, और 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये यूज होता है। तो पहले मैं आपको हल्का से बता दूँ कि ये चीज़ कहाँ से आई। तो होता क्या है, जो एमपी और सीपी है ना, इन दोनों को आप एसपी के टर्म में एसपी से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, एसपी क्या होता है, एमपी पे जो डिस्काउंट दोगे आप, एमपी पे जो आपने छूट दी, छूट देने का जो बेचा वो एसपी है, और सीपी पे आपने जो भी प्रॉफिट या लॉस करके जो चीज़ बेची है वो एसपी है। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं कि एसपी बराबर क्या, तो एमपी 100 माइनस डी अपॉन 100। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ये हो गया डिस्काउंट परसेंटेज है, तो एमपी पे जो डिस्काउंट लगेगा वो आ गया, और ये पूरा का पूरा एमपी आ गया, यानी कि क्या होगा, एमपी माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये चीज़ हो गई एसपी, यहाँ से यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज डी का मतलब। ठीक है, और यहाँ पे ओरिजिनल डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, और वहीं सीपी 100 प्लस पी, अगर लॉस हुआ होगा तो माइनस लॉस करोगे आप इसी स्थान पर, और बटे 100। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जैसे सीपी का 100% निकालोगे, सीपी किसी भी चीज़ का 100% मतलब क्या, वही चीज़ सीपी, और उसका प्रॉफिट परसेंट, यानी कि उसका 10% है, तो 100 का 10% होगा, जैसे 10%, मतलब किसी भी चीज़ का 10% हिस्सा आ जाएगा, तो जो प्रॉफिट निकल आएगा या लॉस निकल आएगा तो वो चीज़ है। तो हमारा जो फॉर्मूला बना है वो बना है इस चीज़ से कैसे बना है कि ये 100 से, अब हमने इन दोनों को बराबर लिख लिया है, इन दोनों को। ठीक है, फिर हमने 100 से 100 काट दिया, और एमपी और सीपी को, जब सीपी को यहाँ लाओगे और 100 माइनस डी को यहाँ ले जाओगे, तो आपकी ये चीज़ निकल के आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर आपको इतना ही बता सकता था। ठीक है, पूरा प्रॉफिट लॉस मैं आपको यहाँ पे पढ़ा नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। अब देखिए, अब यहाँ पर जो हम आगे सॉल्व करेंगे, जब इसे 100 प्लस 12, क्योंकि 12% का प्रॉफिट हुआ है ना, और 100 माइनस 28% छूट दी थी आपने, ये हो गया आपका कितना, 112, और ये हो गया आपका कितना, 72। ठीक है, अब ये कट कैसे रहा है, आपने देखा ये कट रहा है 8 से, आपने काटा 8 से, काटा तो आपका ये आ गया 8 नाम 72, और 8 से ये काटा तो 8 एकम 8, और 14 8 112। ठीक है, पहाड़े याद होने चाहिए आपको। ठीक है, और ये हो गया एमपी। अब एमपी तो आपको दिया ही है, एमपी तो लिखेंगे हम 224। ठीक है, बटे सीपी। अब सीपी को आप वहां पे ले गए, सीपी बराबर 14 से इसको काट दिया, 14 एकम 14, बचे कितने 8, 14 छिंग 84। ठीक है, अब ये 9 उधर जाएगा, और 16 गुणा 9 में होगा, और आपका आंसर आ जाएगा कितना, 144 रुपये। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई हो। अभी आपको करना क्या है कि ये वाली चीज़ आपको समझ लेनी है, और ऐसे क्वेश्चनों के लिए जहाँ पर एमपी और सीपी का रिलेशन हो, वहाँ पे यही चीज़ लगाइए, जिससे आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा बचे अगले सवालों के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर, और आपको मैं अपने वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। भैया ये सवाल क्या कह रहा है, 640 छात्रों के विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। यदि विद्यालय में 30 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो कितने लड़कों को प्रवेश दिया जाना चाहिए ताकि लड़कों से लड़कियों का अनुपात 14:9 हो जाए। तो इसमें कुछ भी आपको चीज लगानी नहीं है, सीधा सॉल्व करना है। ठीक है, 640 है टोटल संख्या, आपको दिया 5:3, टोटल कितना होता है जी रेशियो 8। अब 8 से जब आप 640 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 अठैया 64 80, यानी कि 80 वो जो टर्म है जिससे आप इसका गुणा करेंगे 5 में तो आपका आ जाएगा 8 पंजे 400, 80 से आप 3 में गुणा करेंगे तो आपका जाएगा 240।
तो ये आपके बॉयज़, ये आ गई आपकी गर्ल्स। अब उनने कह दिया कि यदि विद्यालय में 30 लड़कियां प्रवेश कर जाएं, यानी कि 30 लड़कियों ने और प्रवेश कर लिया, तो ये तो कितनी हो गई 270। अब वो कह रहे हैं कि कितने और बच्चों को प्रवेश दिया जाए, मतलब कितने लड़कों को और जोड़ दिया जाए इस चीज़ में कितने लड़के और जोड़ दिए जाएं, ताकि जो ये अनुपात है, ये अनुपात कितना बन जाए 14:9। ठीक है। अब इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भैया कि x/270 और 14/9, 9 से आपने इसको काट दिया 30 बार, और ये वहाँ पे जाएगा तो 420, यानी कि 20 बढ़ रहे हैं, 400 तो पहले से हैं, तो ये आ गया आपका 20। या फिर आप डायरेक्ट यहीं पे कर सकते हैं, अगर आपका थोड़ा और दिमाग चल रहा है कि आपने देखा 9 से इसको काटेंगे तो कितने हो जा रहा है 30 बार, 14 420, यानी कि यहाँ पर 420 होना चाहिए, यानी कि 20 बढ़ने चाहिए। ठीक है। सवाल सिंपल था, इसमें डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है, आपको ये आना चाहिए कि किसी भी संख्या को रेशियो में कैसे बांटते हैं। ठीक है, ये चीज़ आनी चाहिए यहाँ पर, और कुछ है ही नहीं सवाल में। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर, और आपके 5 सेकंड शुरू। तो आइए बढ़ते हैं अब इस सवाल की ओर। तो इस सवाल में क्या कह रहे हैं, ये भी बहुत सिंपल सवाल है। यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ प्लस हो, गुणा का अर्थ भागित हो और भागित का अर्थ गुणा हो, तो इसमें सीधा आपको यहाँ पर पुट करना, और आपको सिंप्लीफिकेशन का रूल पता होगा तो आप चुटकियों में उड़ा दोगे सवाल को। अब मेरी आपसे यहाँ पे यही है कि आप इसको एक बार कागज पे लिख लीजिए, माइंड में करेंगे तो शायद हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि सिंबल्स में हो जाता है कई बार। ठीक है, तो हम इसे नोट डाउन करेंगे फुर्ती में। ठीक है, 45 माइनस है तो हम प्लस लिखेंगे। ठीक है, 12 गुणा है तो हमें भाग लिखना है। ठीक है, 3 प्लस है तो फिर माइनस लिखना है 8। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब भागे तो फिर गुणा लिखना है 2, फिर प्लस है तो माइनस लिखना है 15। ठीक है, बटे में 8 भागे 2, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा और प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, और 9 × 3 क्योंकि भाग है ना। ठीक है, तो ये हमने नोट डाउन कर लिया जल्दी इस सवाल। अब यहाँ पर आपको रूल पता होना चाहिए वी बॉड मास का। ठीक है, क्या चाहिए, ये है क्रम सॉल्व करने का। जब भी ये सवाल आए सिंप्लीफिकेशन का, सबसे पहले हमें वेनिकुलम बार सॉल्व करना रहता है, फिर ब्रैकेट्स रहते हैं, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मझला ब्रैकेट, और उसका सबसे बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद हम ऑफ सॉल्व करते हैं, ऑफ यानी का, इसको हमें एक तरह से गुणा का रूप में सॉल्व करना रहता है, फिर डिवाइड, फिर गुणा, फिर एडिशन, और फिर सब्ट्रैक्शन, मतलब इन दोनों को साथ भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो लगाते हैं इसको। सबसे पहले अब यहाँ पे भाग ब्रैकेट वगैरह तो है नहीं, सीधा भाग है, तो 2 से हमने 8 में भाग दिया 4 बार, 3 से 12 में भाग दिया 4 बार। पहले नीचे का सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर का कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 4 16, सॉरी 4 4 8। ठीक है, और माइनस 9 तिया 27, 27 में से 8 जाएंगे तो 19 आए, वो भी माइनस के। ठीक है, अब ऊपर का सॉल्व करते हैं। 8 दूनी 16, माइनस 16 और माइनस 15 कितने होते हैं, 15 दूनी 30 और माइनस 31। तो ठीक है, ये कितना हो गया माइनस 31। अब 42 और 4 46, 46 में से अगर आप 31 घटाओगे तो आ जाएगा आपका 15। ठीक है, 15 पॉजिटिव आया, तो ये नेगेटिव साइन है, ये ऊपर आ जाएगा, मतलब ऐसा ही रहता है, वो तो बराबर रहती है। -15/19 आपका आंसर आ जाएगा। सीधा सिंपल सॉल्व करना था आपको, और बस अब यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, ये रूल पता होना चाहिए। एक गलती तो आप यहाँ कर सकते हो, ठीक है, नंबर 1 मिस्टेक। और दूसरी मिस्टेक आप कहाँ पर कर सकते हो, दूसरी मिस्टेक कर सकते हो आप साइन चेंज करते समय, अगर आप यहीं पे कर रहे हो या फिर यहाँ पर भी अपने चेंज करते समय कुछ गलती कर दी तो वहाँ पर कर सकते हो। 2 मिस्टेक का यहाँ पर जोन है। ठीक है, यहाँ पे बच के रहना है आपको। तो आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर, और आपके 5 सेकंड शुरू। तो आइए बढ़ते हैं अब इस सवाल की ओर। अब ये सवाल भी बड़ा सिंपल है भैया। यदि संख्या 1005x4 अगर ये 8 से पूरी तरह विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक होगा। अब जब भी इस तरह का सवाल आए तो इसमें इस क्वेश्चन की डिमांड आपसे क्या है, एक तो आपको 8 की डिविजिबिलिटी का रूल पता हो, और दूसरा कि आप इस चीज़ पे ध्यान देने से ना छोड़ें कि सबसे छोटा पूछा है, नहीं तो आप बड़े को भी लगा दें किसी बड़ी चीज़ को। ठीक है, तो अब 8 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, जैसे कि हमारी संख्या है 1005,
5x4। इसकी जो लास्ट की 3 अंक की संख्या है, इसका अगर 8 से भाग जा रहा है, इसमें 8 से ये डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी है, विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या भी इससे विभाजित हो जाएगी। तो अब हमें करना है कि हमें लिखना है 5 4। और यहाँ पर अगर आप ऑप्शन मेथड से जाएंगे, क्योंकि आप सवाल में हर सवाल में ऑप्शन तो आएंगे ही, ठीक है, डिटेल से जाने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर दिया सबसे छोटा, तो छोटे की ओर से जाइएगा। सबसे पहले 0 को ट्राई करो। आपने 0 को ट्राई किया, 8 छिंग 48, 6 और बचे कितने, 2, 2 इधर बचे, तो 8 3 24, चला गया। अब जब ए से चला ही गया, तो ये सब तो इससे बड़े हैं, जाए या ना जाए, हमारा तो आंसर आ चुका है। ठीक है, कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, नहीं तो आप गलत करके बैठ जाओ। तो आपको भरोसा होना चाहिए अपनी चीज़ पे, और आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि एक होता मतलब किसी और सवाल में कुछ और हो, तो हमें चलना छोटे से है। ठीक है, तो हमने 8 की वजह नियम सीख लिया कि लास्ट की जो 3 अंक की संख्या है, अगर वो डिविजिबल हो रही है, 8 से विभाज्य हो रही है, तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और आपके 5 सेकंड शुरू करता हूं मैं। तो आइए देखते हैं सवाल में क्या कह रहे हैं सवाल वाले भैया। तो सवाल ये भी शायद सिंपल सिंपल ही है। यदि आयत की लंबाई 40% बढ़ जाती है और चौड़ाई चौड़ाई 20% तक कम हो जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। इसके लिए आप सीधी वो चीज़ यूज़ कर सकते हो जो हम यूज़ करते हैं हर बार, कि +40, ये वाला जो फॉर्मूला पहले वो लिख दूँ मैं चीज़, आपने देखी होगी अगर आपने मैथ पढ़ा है तो, x + y ±XY/100। ठीक है, ये चीज़ तो 40 बड़ा माइनस हुआ यहाँ पे माइनस हो सकता है क्योंकि कमी हो रही है ना, -20%। अब इन दोनों का जब गुणा होगा, साइन का भी गुणा होगा, तो -800। ठीक है, बटे 100, ये 0 0 कटा, और ये होगा कितना, 28%। और यहाँ पे 40, 40 में से 28 गए तो कितने बचे, 12%। तो टोटल क्षेत्रफल में जो बदलाव आएगा वो आएगा 12% का। ठीक है, ये हो गया सिंपल सा तरीका। अब जब सिंपल परसेंटेज आए, गुड परसेंटेज, यानी कि जो फ्रैक्शन में ना हो, उनके लिए ये चीज़ लगानी है। अब जब फ्रैक्शन वाला सवाल आएगा तभी बताऊंगा, इसलिए आप प्रीवियस ईयर पेपर की हमारी जो सीरीज चल रही है इससे जुड़े रहिएगा, ताकि आप और भी कॉन्सेप्ट सीख पाएँ। ये तो अभी कॉन्सेप्ट के कुछ हिस्से ही टच हुए हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और आपके 5 सेकेंड शुरू। तो आइए देखते हैं सवाल में क्या है। सवाल है भैया ज्योमेट्री का। ठीक है, तो घबराना तो है नहीं। ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल दिया उन्होंने हमें 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि डी बी सी का मध्य बिंदु है और ई ए बी का मध्य बिंदु है, तो ट्रायंगल बी डी ई का क्षेत्रफल बताना है। तो पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा ट्रायंगल। अब देखिए, उनने बोला ए बी और सी। ठीक है, डी जो है वो का मध्य बिंदु है बी सी का, यानी कि यहाँ पे मान लिया हमने डी, और ई मान लिया हमने ए बी पर, ई। तो ट्रायंगल बी डी ई, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला, इसका एरिया निकालना है हमें। तो अगर आपने ये चीज़ पहले पढ़ी है, ज्योमेट्री अगर आपने पढ़ी है, तो आप इसे बड़ी आसानी से कर दोगे। नहीं पढ़ी है तो भी अगर आपका अंदाजा लग रहा है, अंदाजा कैसे लगता है भैया, अंदाजा लगता है डायग्राम बनाने से। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो मिड पॉइंट है, यहाँ पर जो मिड पॉइंट है, अब मिड पॉइंट थ्योरम करके एक चीज़ होती है ज्योमेट्री में, उससे ही उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम ये चीज़ साबित करवाते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, ये मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे लें, चलो मान लो मैं आपको बता देता हूँ एक और चीज़, कि ये ठीक है, अगर ये हर साइड के ये मिड पॉइंट है, ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल हुए, ये सारे आपस में पहले तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं
साइज में सब चीज़ों में बराबर होते हैं, इनके एंगल भी बराबर होते हैं, सारी चीज़ें बराबर होती हैं, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होते हैं ये ट्रायंगल आपस में चारों। इसलिए जब चारों चीज़ बराबर हैं तो 4x बराबर एक बड़ा x, ठीक है, यानी कि बड़ा चीज़ जो है, बड़ा पूरा ट्रायंगल, उसके अगर 4 टुकड़े कर दोगे आप तो वो ही इनका एरिया होगा। यानी कि टोटल का एरिया अगर 44 है तो 1/4 कर दोगे तो 11 निकल आएगा इनमें से एक ट्रायंगल का एरिया जो इनने पूछा है। तो अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप चुटकियों में कर दोगे, नहीं पता तो मुश्किल है, नहीं पता तो आप डायग्राम से अंदाजा लगा सकते हो। बाकी ये चीज़ प्रूव कैसे होगी, तो ये चीज़ प्रूव होगी मिड पॉइंट थ्योरम के कारण, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम होती है, तो अब उस चीज़ में जाना मतलब होता है कि पूरा डिटेल चीज़ पे चले जाना। ऐसा करता हूँ मैं, इसके लिए अलग से वीडियो डालना शुरू कर दूंगा ऐसी चीज़ों के बारे में कि ये कैसे होता है। अब यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि जब भी ऐसा हो कि मिड पॉइंट पे जुड़ के एक ट्रायंगल बन रहा हो तो पूरे का 1/4 होता है, ठीक है। हो गई बात क्लियर। अब अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा तो आप खुद सर्च करके ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। अब मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पर बिना समय गवाते हुए। ये रहे आपका अगला सवाल और 5 सेकंड शुरू। तो आइए बढ़ते हैं इस सवाल की ओर, देखते हैं इस सवाल में क्या है। तो ये सवाल भी ठीक ठाक है, यहाँ से हमें कुछ सीखने को मिल सकता है। यदि x की पावर 2a बराबर y की पावर 2b बराबर z की पावर 2c दिया है और वो किसी भी मतलब वो 0 के बराबर नहीं है, ये हो गई एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन उन्होंने हमें ये दे दी x² बराबर yz। तो हमें इस चीज़ का वैल्यू बतानी है, मान बताना है, ठीक है। अब करेंगे क्या हम, अब करेंगे हम ये कि हमें इस चीज़ के लिए हम इन सब के बराबर हम एक चीज़ मान देंगे, वो होगा के। ये इस चीज़ को करने का एक बेस्ट तरीका है, इसमें कभी हम फंस नहीं सकते, सीधे सॉल्व करना रहता है, चीज़ें स्वतः निकल के आती हैं। देखिए अब जैसे करते हैं अपन, x की पावर 2a बराबर के मान रखा मैंने, सबके बराबर के माना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, के की पावर 1/2a। अब ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ कहाँ पता पड़ेगी आपको, सर्ट्स एंड इंडाइसेस के जब आप रूल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर पता पड़ेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, y बराबर के की पावर 1/2b। कैसे किया मैंने, जैसे पिछले वाले को किया था, ठीक है। ऐसे हम कर देंगे z की बराबर के की पावर 1/2c, ठीक है। अब ये चीज़ निकल आ गई, ठीक है। हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली के टर्म्स में। क्यों निकाल ली, क्योंकि अब हम इस चीज़ को पुट करके इसमें कुछ नए कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम क्या रखेंगे, के की पावर 1/2a, ये के की पावर 1/2a का स्क्वायर करेंगे हम, जो कि बराबर होगा वाई और जेड के मल्टीप्लाई के। वाई और जेड क्या है, के की पावर 1/2b और के की पावर 1/2c। अब यहाँ पर आप रूल्स सीखते चलिए अगर आपको नहीं पता तो। जैसे कि अगर कोई किसी चीज़ की पावर है और उसकी भी कोई पावर है तो वो मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के की पावर 1/a क्यों हो जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, बटे में है ना ये, इसलिए जब भी गुणा में होती है पावर तो वो जुड़ती हैं। तो के की पावर 1/2b प्लस 1/2c। अब देखिए हमें निकालना ए बी सी इनके टर्म्स में है वैल्यू, तो हम अब के को लेके ना चलें तो अच्छी बात होगी, है ना, क्योंकि अब दोनों तरफ के आ गया है। और जब कोई चीज़ बराबर है, नीचे की ये चीज़ बराबर है, नीचे वाली जो चीज़ है, तो इसकी जो अब ये चीज़ बराबर है तो निश्चित सी बात है कि ये इसको बराबर होना ही पड़ेगा। तो यहाँ से हम चले आएंगे कहाँ पर, 1/a बराबर 1/2b प्लस 1/2c। अभी मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ आपको, आप कई कई स्टेप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ चलते हैं। अब हमें जोड़ना है इसे, हमने इसका एलसीएम ले लिया क्या, 2bc, है ना, 2bc। अब 2b से 2bc में देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, c, और 2c से इसमें देंगे तो क्या बचेगा, b, जो कि है इक्वल काय के 1/a के, ठीक है। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए को हम वहाँ पहुँचा देते हैं, 2bc को यहाँ पहुँचा देते हैं, तो क्या होगा, 2bc बराबर ac प्लस ba, या फिर ab कह लो आप इसे, ठीक है।
कुछ भी कह सकते हो, बात बराबर। ये ए बी में इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि हम अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन में पहुंच जाएं, जिससे आपको राइट दिख जाए। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन हमारा। ठीक है, अब हमें दिया है क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे बी सी। अब ए बी प्लस सी ए का हमने मान निकाल लिया। यहाँ पे ए बी प्लस सी ए बराबर 2BC। एक बी सी वहाँ पर है तो 2BC, मैं पूरा लिख रहा हूँ आपके लिए, 2BC प्लस बी सी बटे बी सी, 3BC बटे बी सी से बी सी कट गया, 3 आ गया आंसर। तो ये आ गया आंसर। अब यहाँ पर आपने कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी हैं। आपने कुछ सर्ट्स एंड इंडाइसिस के रूल्स सीख लिए, प्लस आपने सीख लिया कि जब भी ऐसा सवाल आए उसके बराबर में के रखिए, पावर को इन्वर्स करते चलिए, और फिर जो रिलेशन दिया उससे आप रिलेशन निकालेंगे तो गारंटेड है कि आपका सवाल जल्दी सॉल्व होगा। अगर आप कुछ ऐसे वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें वो सही मान के करेंगे, आप ऐसे कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो कई बार तो वो जल्दी हो जाता है, लेकिन कई बार उसमें टाइम बहुत लग जाता है। ठीक है, तो ये मेथड बेस्ट है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर, और आपके 5 सेकंड शुरू। तो आइए पढ़ते हैं अब इस सवाल की ओर। सवाल में कह क्या रहे हैं, सवाल में कह रहे हैं यदि x बराबर 4 cos a प्लस 5 sin a है और y बराबर 4 sin a माइनस 5 cos a है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, अब दिखने में लग रहा है ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत डरावना सवाल, बहुत तो नहीं, डरावना सवाल लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल लग रहा है, लेकिन है नहीं इसमें कुछ। ट्रिग्नोमेट्री एक छोटी सी आइडेंटिटी लगी और बाकी हमारा नॉर्मल कैलकुलेशन है अलजेब्रा की आइडेंटिटी का। ठीक है, हमें करना क्या है, एक्स का स्क्वायर करना है प्लस वाई का स्क्वायर करना है और निकालना है आंसर। तो हमारा 4 cos a प्लस 5 sin a का होल स्क्वायर प्लस 4 sin a माइनस 5 cos a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये करना है। अब हमें यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है वो जरूर पता होना चाहिए, सही सही। ठीक है, और इतना तो सबको पता ही होता है अगर आप पेपर दे रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो 16 cos स्क्वायर a प्लस 25 sin स्क्वायर a प्लस 5 चौक 20 और 20 दूनी 40। ठीक है, 2ab होता है ना, तो 40 cos a sin a। ये तो हो गई हमारी, ये वाली खुल गया, ये वाली चीज जो है वो खुल गई। अब दूसरी चीज खोलते हैं, प्लस 16 sin स्क्वायर a प्लस 25 cos स्क्वायर a माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40। ठीक है, 2ab माइनस 2ab तो 40 sin a और cos a। अब देखिए ये चीज़ तो कट जाएगी आपस में, और यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ये साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, अगर आप जोड़ोगे ना तो आ जाएगा आपका क्या, 41 साइन स्क्वायर है प्लस 41 कोस स्क्वायर है। ठीक है, 25 16 को जोड़ोगे तो 41 आएगा। अब देखिए, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा करना क्या है, हमें करना है 41 को बाहर लेना है, अंदर छोड़ना है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a को, और ये तो भैया सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, और 41 का जब 1 में गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर डी 41। ठीक है, देख लिया आपने सवाल कि ट्रिग्नोमेट्री से अगर आपने पढ़ी भी नहीं है और आपको छोटी मोटी ट्रिग्नोमेट्री पता है तो उससे भी आप लड़ने का प्रयास करो, हो सकता है आप जीत जाओ। ठीक है, भले ही बाद में करो, लास्ट में करो। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और आपका नेक्स्ट सवाल ये रहा, और आपके 5 सेकंड शुरू। तो आइए बढ़ते हैं सवाल की ओर। ये सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, तो सवाल बड़ा ही सिंपल है भैया ये वाला। यदि एक्स वाई जेड 3 पूर्णांक हैं, जैसे कि एक्स प्लस वाई बराबर 8 है, वाई प्लस जेड बराबर 13 है, जेड प्लस एक्स बराबर 17 है, तो इसका मान बताइए। अब कुछ लोग क्या होते हैं, इसमें वैल्यू सोचने लगते हैं, तो जैसे अगर तुम्हें वैल्यू भैया बहुत जल्दी समझ में आ रही तो ठीक है, लेकिन वैसे ऐसे सवालों में नहीं आती। तो हमें करना क्या होता है, एक्स प्लस वाई बराबर दिया है हमारा 8,
वाई प्लस जेड दिया है हमारा 13, जेड प्लस एक्स दिया है हमारा 17। सीधा इन्हें जोड़ो, कितना आएगा? 17 और 13 30 और 8 38, ठीक है 38। एक्स प्लस वाई जेड का ये दुगना है, क्योंकि हर चीज़ 2 बार आई है ना, इसलिए ये दुगना हो चुका है। तो अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालना है आपको तो हो जाएगा 19। ओ मैं क्या निकालना है? एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू चाहिए, तभी हम ये चीज़ निकाल पाएंगे। तो 19 में से हम 13 घटाएंगे तो हमारी आ जाएगी एक्स की वैल्यू, क्योंकि वाई और जेड है इसमें और इसमें तीनों है। 19 में से 13 घटाए 6 आ गई हमारी इकाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू। 19 में 17 घटाएंगे तो 2 आ जाएगी हमारी इकाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू। और 19 में से जब हम 8 घटाएंगे तो 11 जाएगी हमारी जेड की वैल्यू। तो अब ये चीज़ें आ गई। अब सीधा आपको इसमें पुट करना है 6 का 6 का 36, ठीक है 6 की पावर 2 36, और वाई और जेड यानी कि 11 दूनी 22, ठीक है। अब इसको काट दो, 18/11। सीधा सिंपल तरीका है, यही अपनाइए, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ में मत फंसिए। ये भी बहुत जल्दी फास्ट हो जाता है, आपको सीधा पता रहता है कि इन चीज़ों को जोड़ना है, ये आएगा, इसको डिवाइड 2 कर देंगे और उसमें से इसे घटाएंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी, डायरेक्ट पुट करेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। सिंपल यही तरीका अपनाना है। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर, और आपके 5 सेकंड शुरू। तो आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। एक व्यक्ति उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इसे 332 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। तो भैया वो पूछ रहे हैं वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है। अब देखिए सवाल को समझना होता है पहली चीज, ठीक है। तो एक बढ़िया कहानी से समझाता हूँ मैं आपको कि मान लीजिए मेरी चीज थी 100% की, ठीक है। 100% ही होती है कोई भी चीज। इतने में मैंने खरीदी थी, ये हो गया मेरा सीपी। अब मैंने उसे बेचा, मतलब रियलिटी जो है मैं उसे बेच रहा हूँ 10% लॉस पे। मेरी दुकान नहीं चल रही, 90% में मेरे को बेचनी पड़ रही है चीज। अब मैं भैया रातों ख्वाब देखता हूँ कि अगर ये जो चीज है ये 332 रुपये ज्यादा में बेच जाती यार, तो क्या होता? तो मुझे 20% का लाभ हो जाता। 20% का लाभ किस पे होता है? लाभ होता है हमेशा सीपी पर। लाभ और नुकसान हमेशा सीपी पर देखते हैं हम। तो लाभ हो जाता है यानी कि 120% हो जाता। लेकिन वास्तविकता तो ये है, और मैं सोच रहा हूँ यहाँ से भैया, यहाँ पे बैठ के, कि 332 रुपये ज़्यादा में बेच जाती तो इतना हो जाता। यानी कि जो गैप है इसके और इसके बीच में वो कितने का है? 30% का, जो कि बराबर है 332 के। समझ में आई ये बात? अब ये बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से, ठीक है। अब ये तो हमें समझ में आ गया। और हमें 100% नहीं निकालना, हमें निकालना है वही जो क्वेश्चन ने पूछा है। क्वेश्चन ने पूछा है विक्रय मूल्य वास्तविक वाला। रियलिटी तो ये है भैया, सोचने से थोड़ी ना काम चलता है। रियलिटी ये है, तो 90% निकालना है मुझे। अब देखिए 332 दिया है जो कि 30% के बराबर है, मुझे निकालना है 90%। मैं यही करूंगा, सीधा 3 से इसको भाग दिया, 3 बार गया, और इसका 3 गुना करूंगा तो आ जाएगा हमारा, मैं कर देता हूँ आपके लिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, ये आ गया 996। तो ये बस हमें यहाँ पर केवल यही चीज़ समझनी थी कि ये गैप जो है वो गैप 332 के बराबर है। और दूसरी जो काम करते हैं लोग बाग कि पहले 332 से 100% निकालेंगे फिर उसका 90% निकालेंगे, तो वो नहीं करना, हमें डायरेक्ट 90% निकालना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल के 5 सेकंड ये रहे आपके शुरू। तो आइए देखते हैं कि इस सवाल में क्या है खास। यदि दो बेलनों को यदि दो बेलनों की आधार की त्रिज्या जो है वो इस अनुपात में है भैया, 3:4, उनकी ऊंचाई का अनुपात है 4:9, तो अब उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? अब देखो इस सवाल में करना क्या रहता है, इस सवाल का तरीका क्या है। ये मान लीजिए 3R/4R है, ठीक है। और ये मान लीजिए 4H/9H है, ठीक है। अब ये चीज R और H इसमें लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अनुपात ही निकालना है। H से कट जाएगा, R से कट जाएगा, फिर मैंने आपके लिए लिख दिया प्यार मोहब्बत में। अब देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला ऑफ
बेलन का आयतन का यानी कि वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच। ये सीधा यहाँ पर लिखेंगे हम। अब जो आपको ये पता होंगी चीज़ें पहले से, तो आप ये पाई लिखोगे नहीं क्योंकि पता है कटेंगी और ऊपर नीचे है। ठीक है, डायरेक्ट आप लिखोगे आर, एक की आर लिखोगे आप 3 × 3। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं लिखता चलता हूँ आर आर इंटू 4H। दूसरे का 4R × 4R इंटू 9H। यही चीज़ है, यही अनुपात निकलेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। 4 से 4 कट गया, आर आर की तो टेंशन ही नहीं थी, पहले ही बताया था आपको। ठीक है, और ये 3 से कट गया, ये 3 बार। ठीक है, और ये 3 से कट गया 3 बार, 3 3 का 9 से 9 कट गया, और 4 से 1 4 कट गया, यानी कि आपका आ गया आपका 1:4। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किस क्रम में चल रही है बात। इस क्रम में चल रही है ना, ऊपर 3 वाले को नीचे, नीचे 4 वाले को ऊपर 4, नीचे 9, तो उसी क्रम में रखा अपन ने और वही रेशियो आया अपना। नहीं तो कई बार क्या होगा, आप 4:1 कर आओगे, 1:4 रहता है आपका आंसर। ठीक है, मतलब ऐसे रहता है आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल सी चीज़, आपको ये पता होना चाहिए। नहीं पता थी तो नोट डाउन कर लो और पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। और ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। तो आइए बढ़ते हैं अब इस सवाल की ओर, देखते हैं सवाल में क्या है। यदि a+b की वैल्यू 45 डिग्री है तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो अब भैया इसके होते हैं दो तरीके। ठीक है, एक है डिटेल मेथड, और इसमें डिटेल मेथड ही ज़्यादा कारगर है। और अगर आपको उस मेथड यानी कि ट्रिक पे अगर आपको पावर करना है, तो ट्रिक का आप दो स्थिति में यूज़ कर सकते हो। या तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल ही नहीं आती, तो ये अप्लाई करके देख लो, क्या पता निकल आए आपका आंसर। या फिर अगर आपने अच्छे से कर लिया है ट्रिग्नोमेट्री तो फिर आपकी उस पर कमांड हो जाएगी। ठीक है, तो मैं दोनों चीज़ें बता दूंगा। पहले मैं डिटेल में बताना चाहूँगा। ठीक है, तो देखते हैं, आज सीखते हैं। ठीक है, तो डिटेल में तरीका क्या है। ये हमने लिया इस चीज़ को, a+b बराबर 45 डिग्री। 10 में बात चल रही तो हम 10 का फंक्शन ऐड करेंगे दोनों तरफ, 10 a+b और 10 45 डिग्री। ठीक है, अब इसका एक रूल है, एक फॉर्मूला है जो निकल के आता है सीधा। इसको लिखते हैं हम ऐसे, 10a + 10b 1 - 10a 10b। 10 45 की वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, अब ये चीज़ को हम ले जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो ले ही चलते हैं। 10a + 10b, थोड़ी सी राइटिंग ख़राब लग रहा हूँ मैं जल्दी लिखने के लिए। और 1 - थोड़ा सा मैं अच्छा करता हूँ, 10a 10b। ठीक है, अब उसके बाद इसको इधर पे ले आओ, किसको, इस चीज़ को इधर पर। तो 10a, अब इस चीज़ें आप सोचते होंगे कई बार कर क्यों रहे हैं, तो कुछ चीज़ पाने के लिए हम कुछ चीज़ करते रहते हैं। ठीक है, तो हमें पाना है ये चीज़, इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, 10a 10b बराबर रह गया 1। अब दोनों साइड हम एक जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, फैक्टर निकलेंगे एक चीज़ के, और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, +1 ऐड कर दिया हमने। अब इसके बाद क्या होगा, अब हम निकालेंगे इसमें से कुछ चीज़ें लेंगे कॉमन। तो उसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ। जैसे कि आप इसको और इसको या किसी भी चीज़ को ले लो, इन दोनों को ले लिया मान लीजिए आपने। ठीक है, 1+ और 10b, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 1, और 1 + 10b। ठीक है, यानी कि ये चीज़ गई और ये चीज़ गई। अब इसका तो 10a और ये, इन दोनों में से जो हम कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे, 10a कॉमन आएगा। ठीक है, +10a 1 + 10b। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़, बराबर काय के है, 2 के। ठीक है, 2 हो गया तो क्योंकि हमने एक ऐड कर दिया दोनों तरफ। अब यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये फैक्टर बन चुके हैं। जब आपने कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी होगी तो ऐसा ही बन जाता था, और फिर हम उसे लिख देते थे 1 + 10b 1 + 10a, और इसके बराबर क्या होगा, 2। तो हमने इस चीज़ के बराबर 2 निकाल लिया, तो हम इस चीज़ के बराबर यहाँ पर रख सकते हैं क्या, 2, और 2 दूनी 4। तो ये तो आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक ट्रिक जो हम यूज़ करते हैं कई बार, आपने भी सुना होगी, उसका जिक्र होना थोड़ा सा ज़रूरी तो है। तो ट्रिक कैसे करते हैं काम, ट्रिक में ये है कि हम एक एंगल को मान लो, कोई से भी एक एंगल को 45
और कोई से भी दूसरे एंगल को मान लो 0 डिग्री, यानी कि जो हम जिनकी वैल्यू जानते हैं उनकी वैल्यू मान सकते हैं ना, तुमने मान ली। अब यहाँ पे हम ऐसी वैल्यू मानने से बचेंगे जिससे कि मतलब ऐसा ना हो जाए कि ये पूरी एक चीज़ 0 हो जाए और सब मल्टीप्लाई में सारा चीज़ 0 हो जाए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ मानने से बचेंगे और हम बच रहे हैं, ठीक है। 1045 की वैल्यू मानी हमने, 10a की वैल्यू मानी हमने, a की वैल्यू 45, तो 10a क्या हो गया 1, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो 2, 1 + 1 2 हो गया। अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ मानी हमने 0 डिग्री, 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, 0 + 1 1। अब सब चीज़ें मल्टीप्लाई में है तो 2 दूनी 4, ये आ गया आपका सीधा आंसर, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, जब आप अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे तो आप इस चीज़ में कमांड अच्छे से कर पाएंगे, कब आपको वैल्यू कौन सी पुट करनी है कौन सी नहीं करनी है, ठीक है। थोड़ा सा अंदाजा तो मैंने दे दिया है, और बाकी अगर आप डिटेल से इस तरह से करेंगे तो आप उन सवालों को कर पाएंगे जहाँ पर ये वैल्यू पुट करने की ट्रिक फेल हो जाती है, ठीक। अब सब चीज़ें सारे क्वेश्चन आगे मिलते चलेंगे। अब हमारी आती है अगली चीज़, डीआई के सवाल आने वाले हैं, डीआई आने वाली है इसकी, इस सेट की। तो आइए सॉल्व करिए डीआई, पहले एक बार देख लीजिए, ये रही डीआई। यहाँ पे एक टेबल दी है जिसमें नंबर दिए थाउजेंड्स में ऑफ कार्स ऑफ डिफरेंट मॉडल्स, 5 मॉडल्स दिए कारों के, ABCDE, और उनका टोटल दिया है और ये सालें दिए हैं, ठीक है। अब स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब मैं लगा रहा हूँ आपको क्वेश्चन, 5 सेकंड का समय दूंगा, सॉल्व करिए, ठीक है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, टेबल के क्वेश्चन शुरू। तो आइए देखते हैं सवाल में क्या हो रहा है। तो ये रहा सवाल, 2016 के संदर्भ में 2017 में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सबसे अधिक प्रतिशत कमी आई है, ठीक है। यानी कि 2016-17 में किस में सबसे ज़्यादा परसेंट की कमी आई है, ठीक है। तो पहले तो हम ये देख लें कमी कौन कौन में आई है, इसमें आई है, इसमें आई है, इसमें आई है, इसमें तो आई नहीं है ना, इसमें तो बढ़ोतरी हुई है, तो ये तो होगा नहीं, इसमें आई है, ठीक है। अब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे जब, तो 24/36, 4/44, को 2016 के रिस्पेक्ट में नापना है, देख पा रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहा हूँ, उस बटे में ऊपर वाले को लिख रहा हूँ क्योंकि उसके रिस्पेक्ट, उसके संदर्भ में हमें नापना है, ठीक है। 8 और 8 16/38, और ये कितना है 22/50। तो अगर आप थोड़ा सा, अगर आपने फ्रैक्शन परसेंटेज वाली चीज़ पढ़ी हो कि फ्रैक्शनों कैसे परसेंटेज में लिखते हैं, और उसकी अगर आपने याद कर रखी हो चीज़ें, तो बहुत ही आसान है ये सवाल, साफ साफ दिख रहा है एक तरफा कि ये चीज़ हो रही है 2/3, यानी कि 66.66%। ये हो रही है 1/11, लगभग 9%, 9.09%, तो ये तो है ही नहीं, ठीक है। 16/38, ठीक है। अगर 16/32 यानी कि नीचे की चीज़ अगर कम भी होती, 32 भी होती, तो भी 50% हो पाता, और ये तो ज़्यादा है नीचे का, यानी कि 50% से भी नीचे जाएगी बात, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी है, 22×2 = 44, अगर बटे में 44 होता तो बात ठीक है 50% होता, लेकिन नीचे और ज़्यादा वैल्यू डाल दी तो ऊपर की और कम हो जाएगी, नहीं 50 से ये भी कम रहेगा। सबसे ज़्यादा परसेंट की जो कमी आई, वो सॉरी कमी आई है, वो आई आपकी A नंबर कार में, तो इसका आंसर हो जाएगा C, ठीक है। देख लिया आपने कैसे करना है। इसके लिए अब आपको ये चीज़ याद रखनी करनी पड़ेगी, अगर आपको ये चीज़ की अच्छे से आपको नहीं मिल पा रही, आपने याद नहीं करी, तो आप मेरे से कमेंट में डाल सकते हैं कि इस पर वीडियो बनाऊँ मैं। तो आइए नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन में बोल रहे हैं 2012 से 16 में कुल कार की प्रतिशत वृद्धि बतानी है, बहुत ही सिंपल है, इनने टोटल भी करके दिया है, अच्छी बात है। 12 से 16 में सिंपल हम लिखेंगे 60 की वृद्धि हुई है, किसके रिस्पेक्ट में, 12 के रिस्पेक्ट, 12 से, तो बटे में 120, 1/2, 1/2 को अगर आप 100 का गुणा करोगे तो 50% आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर 50%। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर, आपका टाइम ये रहा। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। 2000 यदि 2013 और 14, यानी कि ये कौन रह रहा है, 2013 और 14 को साथ में रखा जाए तो उन 2 वर्षों में किस प्रकार की कारों का उत्पादन कुल कारों की संख्या का 25% है। किस प्रकार की कारों का उत्पादन
यानी कि 170 और 30, 130 को जब आप जोड़ोगे तो 300 आ गया। ठीक है, अब इसका 25%, यानी कि 1/4, जो हमें पता होता है। ठीक है, वो तो मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, यानी कि 75। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सी दो कारों का योग 75 हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इनका तो हुई, दो दो चार हो रही है, यूनिट डिजिट भी से भी देख सकते हो, 2 2 4, 8 3 11, नहीं नहीं, 2 और 6 8, नहीं, इसको कर लूँ पहले, इससे नहीं हो जाएगा, 8 और 4 12, 2 नहीं, 40 और 30 70 और 5 75, ये हो रहा है। तो आपका आंसर होगा डी सही, डी सही। ठीक है, ऐसे करना है, पहले हमने टोटल का परसेंटेज निकाल लिया और फिर देख लिया किन दोनों का सम उसके बराबर हो रहा है। सबसे पहले सवाल को समझना बहुत जरूरी है, कई बार हम सवाल को गलत समझ लेते हैं, हम पूरे का टोटल करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, दिमाग कैसे चल जाए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, लास्ट सवाल है इस सेट का। तो आइए देखते हैं क्या है सवाल, लास्ट सवाल भैया। हैप्पी एंडिंग। वर्ष 2015 में उस वर्ष उत्पादित कारों की कुल संख्या का ठीक 20% किस प्रकार की कार है। वर्ष 2015, वही करना है काम। 2015 में जो है कारों की कुल संख्या 100 ही दी है, उसका ठीक 20% यानी कि 20 ही हो जाएगा। किस प्रकार की कार है, 20 कौन है भैया, ई है, ई सही, ई सही। सिंपल सवाल था, इससे सिंपल क्या लोगे अब आप। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल। तो अब ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा और आपने इतनी चीज़ें सीखी होंगी जिसकी कोई हद नहीं है। काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी यहाँ से। कमेंट में करिए आपको क्या क्या नया सीखने को मिला, और लोगों को भी बताइए कि एक प्रीवियस ईयर पेपर की जो सीरीज़ ज़्यादातर जगह नहीं मिल रही है, तो वो यहाँ पर CGL की, बाद में CHSL की, बाद में हम और भी एग्ज़ाम्स को कवर करेंगे। तो जुड़िए हमारे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सकें, और ऐसे ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को एक नया आयाम दीजिए। तो विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। ठीक है, बाय।